हेलो दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेके सीएचओ पेपर के बारे में। जेके का मतलब है जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की जो अभी एग्ज़ाम हुई है 24 फरवरी को, यानी कि 2 दिन पहले इसकी एग्ज़ाम हुई है। उसी पेपर की आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि स्टूडेंट्स को पेपर नहीं दिए गए हैं, बट स्टूडेंट्स ने जो मेरे को क्वेश्चन बताए हैं वो 40 क्वेश्चन के समथिंग उन्होंने बताए हैं। वहीं क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने जम्मू कश्मीर सीएचओ की एग्ज़ाम दी है उनको तो पता है, लेकिन आपको हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कहीं जो ऑप्शन वगैरह है वो थोड़े उल्टे सीधे हो जाए, तो आपको कोऑपरेट करना है, आपको समझना है जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। हालांकि जो अब बताए गए मेरे को क्वेश्चन वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो अभी बिहार सीएचओ की कल एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे अभी मैं आपको जो जम्मू कश्मीर सीएचओ का पेपर बता रहा हूँ, आप एक बार जरूर देख लेना। जो बिहार सीएचओ के एग्जाम देने जा रहे हैं और जो पहुंच गए हैं वो सभी एक बार जरूर देख लेना। हो सकता है आपको 5-4 क्वेश्चन इनमें से मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बींग्स इज मेंटेन्ड बाय। अर्ली प्रेगनेंसी, देखिए जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसको मेंटेन कौन करता है। आपको यहाँ पे आपको मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन एज सेम एज इट इज क्वेश्चन यही है मेरा, और आपको यहाँ पे ऑप्शंस चेंज करेगा। ऑप्शन ए में एस्ट्रोजन रखेगा, बी में प्रोजेस्टेरोन रखेगा, और सी में HCG रखेगा, और डी में ऑल ऑफ द अबव। तो 100 में से 40 बच्चे तो ऑल ऑफ द अबव पे चले जाएंगे। क्वेश्चन को देखते ही ऑल ऑफ द अबव पे चले जाएंगे। कुछ 20 बच्चे जो है ए पे जाएंगे, एस्ट्रोजन पे जाएंगे, और 20 बच्चे जो है HCG के ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको आंसर इसका करना है प्रोजेस्टेरोन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो चीफ सोर्स है किसका, प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। हालांकि एस्ट्रोजन भी यहाँ से सिक्रेट होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, प्रोजेस्टेरोन की तुलना में बहुत ही कम होता है। इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता चुका हूँ। जो अर्ली प्रेगनेंसी है ह्यूमन बींग्स के अंदर उसको मेंटेन कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। चलिए थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। Corpus luteum is a dynamic endocrine gland within the ovary that plays an internal role in the regulation of the menstrual cycle and early pregnancy। देखिए, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या है, डायनेमिक एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि ये हार्मोन जो है सिक्रेट करती है, इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओवेरी के अंदर। पूछा जा सकता है आपको जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, ओवेरी। ये किसको रेगुलेट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अर्ली प्रेगनेंसी, इन दोनों को रेगुलेट करती है। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको कैसे भी पूछा गया हो, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट एमनियोसेंटेसिस। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिला था कि एमनियोसेंटेसिस की डेफिनेशन वहाँ से पूछी गई थी। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, विड्रॉल द एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए आपको क्वेश्चन जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा गया हो, लेकिन मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। जो एमनियोसेंटेसिस है वो किसे कहते हैं, विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनसे एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉल करना, एस्पायरेट करना क्या कहलाता है, एमनियोसेंटेसिस। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपको आगे फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट ऑफ एटॉनिक पीपीएच इज। जो एटॉनिक पीपीएच होता है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको बता रहा हूँ मैनेजमेंट, जो एटॉनिक पीपीएच है उसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे कुछ अलग से मैंने यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे टाइपिंग में, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी कर लेना। यूट्राइन मसाज भी की जाती है और बाई मैनुअल कंप्रेशन भी किए जाते हैं। तो बाई मैनुअल कंप्रेशन और यूट्राइन मसाज दोनों ही टाइप की यहाँ पे की जाती है। आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑप्शन बी यहाँ पे कट कर देना, और ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों ही क्या है, एटॉनिक पीपीएच के मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RKS के स्टैंड्स फॉर। जो RKS के है उसकी फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी। आपको ऑप्शन कैसे भी दिए गए हो, लेकिन मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको ऑप्शंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य एंड आगे कार्यक्रम।
यहाँ पे आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आपको RKSK का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट करके आना है, राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके बारे में मैं 2 लाइन और बता देता हूँ, ये किस उद्देश्य से चलाया गया है। देखिए, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नकद राशि प्रदान करना है, ताकि इसकी मदद से वो पोषणाहार ले सके और अपने स्वास्थ्य संबंधित जरूरतें पूरी कर सके। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है और लैक्टेटिंग मदर्स होती है, उनको यहाँ पे दी जाती है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये सॉरी, हाँ आगे देखिए, जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो ले सके, और साथ ही जो अपनी जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर वो खर्च कर सके। इसलिए ये इसके मतलब जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये योजना, इस योजना के तहत इनको नगद राशि दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए एक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी माइट बी ड्यू टू, जो नोजिया एंड वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसका रीजन क्या होता है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, HCG। जो HCG हार्मोन है उसका लेवल बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग एंड नोजिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। अगर आपने HCG आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और आपको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन था और 120 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। नेक्स्ट देखिए, स्टीम अंडर स्टरलाइजर इज ऑल्सो नॉन एज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो स्टीम अंडर स्टरलाइजर है उसको और किस नाम से जाना जाता है। आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के नाम से जाना जाता है किसको, स्टीम अंडर स्टरलाइजर को। ये दोनों एक ही नेम है, यानी कि आपको पूछा जा सकता है ऑटोक्लेव को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टीम अंडर स्टरलाइजर। जो स्टरलाइजर है वो कहा जाता है। और अगर आपको पूछा जाए स्टीम अंडर स्टरलाइजर को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अप्रोप्रिएट टाइम टू बीइंग आयरन सप्लीमेंटेशन एट ए डोज ऑफ 30 mg पर डे इज आफ्टर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा गया था कि एक प्रेग्नेंट लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडी है जिसको आयरन की टेबलेट देने हैं, क्योंकि उसमें एनीमिया की डिजीज कंडीशन कॉज हो रखी है, तो आप कब दोगे। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया था, थोड़ा मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन आपको जो पूछा गया था जम्मू कश्मीर CHO के एग्जाम में वो ऐसे पूछा गया था। आपको आंसर करना था 4 मंथ, यानी कि आपको हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आपको ऑप्शन में मिले होंगे, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था सेकंड ट्राइमेस्टर। या फिर आपको अगर मंथ में पूछा गया है तो आपको आंसर करना था 4th मंथ। अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MMR इंक्लूड्स मिजल्स डैश 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 एंड फिर से डैश है। तो यहाँ पे जो खालिस्तान दिए गए हैं 2, A एंड B, दोनों आपको बताने थे। MMR के अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, मिजल्स, और साथ में क्या क्या आते हैं, आपको ऐसे ही ऑप्शन मिले होंगे। उम्मीद करता हूँ शायद मेरे को जो क्वेश्चंस मिले हैं वो इसी टाइप के मिले कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था मम्प्स एंड रूबेला, या फिर रूबेला एंड मम्प्स आप बोल सकते हो। MMR के अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, मिजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, तो आपको ये आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द OPV शुड बी स्टोर्ड ऑन, जो OPV है यानी कि और जो पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, या फिर कोई भी जो पोलियो वैक्सीन है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो वैक्सीन है वो उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी। देखिए आपको हो सकता है वहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन दिया गया हो, लेकिन आपको आंसर करना था वहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको करेक्ट आंसर करना था। अगर आपको हो सकता है पोलियो से पूछा गया हो, मैंने यहाँ पे लिखा है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। बात एक ही है, पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, आपका आंसर क्या होगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइस वाटर स्टूल इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो राइस वाटर स्टूल है ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी। देखिए कोलेरा, हो सकता है वहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो, जिन्होंने JK का एग्जाम दिया है उनको तो पता है कौन सा ऑप्शन था क्या था। ओके, लेकिन आपको आंसर करना है, अगर पूछा जाए कभी भी फ्यूचर में राइस वाटर स्टूल किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोलेरा। आपका आंसर क्या होगा, कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन राजस्थान CHO में भी पूछा गया है। आशा आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, यानी कि 1000 पॉपुलेशन पे, 1000 पॉपुलेशन पे आशा जो होती है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो आपको आंसर करना था 1000 पॉपुलेशन को। ओके, यहीं राजस्थान CHO में राज्य CHO की जो अभी एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था, यानी कि जो अभी जो JK की अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन राजस्थान CHO के एज इट इज पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हेन ए डिजीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई डिजीज अगर कंस्टेंटली प्रेजेंट होती है तो उसे क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एंडेमिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पेंडेमिक का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन, लेकिन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए हॉस्पिटल वेस्ट ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स आर डिस्कार्डेड इन। जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन टिश्यूज होते हैं और कोई भी बॉडी पार्ट हो, उसको किस में डिस्कार्डेड किया जाता है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो आपको करेक्ट आंसर करना था यहाँ पे येलो बैग। और जो राजस्थान सीएचओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था प्लेसेंटा को कौन से बैग में डिस्कार्ड किया जाता है, तो आपको भी आंसर क्या करना था? येलो बैग। ये राजस्थान सीएचओ 2021 में पूछा गया है। तो मैंने अभी बताया था आपको 5 से 7 क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ के एज इट इज वैसे के वैसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजल्स का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये राजस्थान सीएचओ में भी पूछा गया है और ये जेके के सीएचओ के पेपर में भी पूछा गया है। जो मिजल्स है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पूछा गया था और आपको आंसर करना था ऑप्शन सी सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस आपको करेक्ट आंसर करना था। अगर आपने किया है तो आपको 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन आर नॉट ए एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से आपको ये बताना था कि कौन सी एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको जो ऑप्शन दिए हैं, हो सकता है आपको कोई चेंज ऑप्शन मिले होंगे, लेकिन मैंने क्वेश्चन फिर मैंने ही टाइप किया है क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो यही बताया था कि जो एंटीबायोटिक ड्रग है, 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखे थे और एक एंटीबायोटिक नहीं थी, यानी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक एंटीबायोटिक नहीं है, आपको चूज करनी थी। तो आपको वहाँ पे आंसर में मिला होगा रेनिटिडिन। जो रेनिटिडिन है वो आपको एंटीबायोटिक में मतलब एंटीबायोटिक नहीं है, आपको ये चूज करनी थी। ये आंसर मेरे को स्टूडेंट्स ने ही बताया कि रेनिटिडिन का अलग से एक एग्जाम्पल दे रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप ओबीजी के कोई क्लासेज लेना चाहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अलग अलग क्लासेज डाल रखी है यहाँ पे। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी आप देख सकते हो। एम्स से रिलेटेड जो रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और एनक्लेक्स बेस्ड जो एमसी से यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको बता रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ओबीजी में आपको जाना है और वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या होता है? हो सकता है मेरे को क्वेश्चन इतना ही मिला है कि हाइपरलिपिडीमिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपको बताना था वहाँ पे कि ऐसे ही आपको ऑप्शन शायद मिले होंगे जो जेके की सीएचओ एग्जाम दे के आए हैं, उनको तो पता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आंसर भी बताए थे कि ऐसा ऑप्शन था और यही आंसर था। इंक्रीज फैट एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हाइपरलिपिडीमिया की आपको डेफिनेशन या पूछी गई है या हाइपरलिपिडीमिया का मतलब आपको पूछा गया है, तो आपको बताना था इंक्रीज फैट एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है और फैट का लेवल है वो बढ़ जाएगा, उसी टर्म को क्या कहेंगे? हाइपरलिपिडेमिया। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए हाइपोलिपिडेमिया, तो आपका आंसर क्या होगा? डिक्रीज फैट एंड डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल। हो सकता है आपको फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले, तो आपको क्या करना है आंसर हाइपोलिपिडेमिया का? डिक्रीज फैट एंड डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और फैट का लेवल जो है डिक्रीज होने लग जाता है या डिक्रीज होता है, तो उस टर्म को कहते हैं हाइपोलिपिडेमिया। एंड हाइपरलिपिडेमिया में इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट रिकमेंडेड बॉडी मास इंडेक्स फॉर एडल्ट इज। जो एडल्ट वन होते हैं उनकी आपको बीएमआई पूछी गई थी और यहीं राजस्थान सीएचओ में भी पूछा गया था। तो आपको करेक्ट आंसर करना था वहाँ पे ऑप्शन डी 22 से 25। हो सकता है आपको वहाँ पे 20 से 25 रेंज भी दी गई होगी, 20 टू 25 रेंज भी हो सकता है आपको वहाँ पे दी गई होगी, तो आपको यही चूज करनी थी 20 टू 25। जो नॉर्मल बीएमआई होती है एडल्ट वन की वो कितनी होती है? 20 टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किसने दिया था, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन बताया था और यही हमारे राजस्थान सीएचओ में भी पूछा गया था। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? यही क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ में पूछा गया था और वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। एमएस स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्री टर्म बेबीज आर बोर्न बिफोर। हो सकता है ये क्वेश्चन मेरे को कुछ कंप्लीट नहीं मिला, लेकिन प्री टर्म का नाम मेरे को कुछ सुनाई दिया था और प्री टर्म के बारे में कुछ बता रहे थे स्टूडेंट्स। यानी कि जो प्री टर्म बेबीज है उसके बारे में पूछा गया था कि जो प्री टर्म बेबीज होते हैं वो कब बॉर्न होते हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए
37 वीक ऑफ गेस्टेशन। अगर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले कोई बेबी मतलब डिलीवर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्री टर्म बेबी। अगर आपको कहा जाए पोस्ट टर्म बेबी तो आपका आंसर क्या होगा? 42 वीक। आफ्टर 42 वीक अगर बेबी डिलीवर होता है तो उसे कहते हैं पोस्ट टर्म बेबी। और अगर 37 वीक से पहले होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्री टर्म बेबी। दो क्वेश्चन मैं आपको साथ में ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड्स एक्सेप्ट। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन मिला था कि हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन किसी पेशेंट को हो रखा है तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक को छोड़कर, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, शॉक। आपको अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शॉक तो आपको यही करना था। हार्ट अटैक इसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रोक पेशेंट में हो सकता है, रेटिनोपैथी, जी हाँ रेटिना डैमेज है वो भी हो सकती है। तो आपको यहीं अगर ऑप्शन मिले हैं तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था शॉक। अगर आपने किया है तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट डज पायोरिया मीन्स। देखिए एक पायोरिया की टर्म भी पूछी गई थी। पायोरिया का मतलब यहाँ पे पूछा गया था। आपको करेक्ट आंसर करना था इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स करेक्टराइज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ पस एंड लूजनिंग ऑफ टीथ। देखिए पायोरिया, पायो का मतलब होता है पस एंड, सॉरी जो पाए है उसका मतलब होता है पस एंड ओरिया का मतलब होता है डिस्चार्ज, यानी कि पस का डिस्चार्ज होना। यह कि जो पायोरिया है वो कहाँ पे हो रहा है? इन्फ्लामेशन, जो गम्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से पस का वहाँ से डिस्चार्ज होगा। और पस अगर डिस्चार्ज होगी और गम्स के अंदर अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होगा तो उसकी वजह से जो टीथ है वो भी कैसे हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे टीथ्स वगैरह। तो ये पायोरिया का मीनिंग भी यहाँ पे पूछा गया था, पायोरिया टर्म यहाँ पे पूछी गई थी। नेक्स्ट देखिए, एक्सेसिव इंटेक ऑफ डैश 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 ड्यूरिंग इनेमल डेवलपमेंट कैन लीड टू इनेमल फ्लूरोसिस। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है। मेरे को क्वेश्चन ऐसे मिला था कि जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उनके अंदर जो टीथ डिस्कलरेशन होते हैं, टीथ डिस्कलरेशन यानी कि आप बोलते हो काई, ये काई किसकी वजह से वो अपीयर होती है पेशेंट्स के अंदर या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर? तो क्या होता है वाटर के अंदर ऐसा जिसकी वजह से दांत खराब होने लग जाते हैं? तो आपको करेक्ट आंसर करना था वहाँ पे ऑप्शन बी, फ्लोराइड। अगर आपको ऑप्शन मिला है, ये आप ऑप्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये अलग से ऑप्शन है, हो सकता है आपको जेके के ऐसे सीएचओ के पेपर में नहीं मिले होंगे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा पेपर बनाया है। यानी कि जो ऑप्शन है आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगर फ्यूचर में कम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो आपको ऐसे ही ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन आपको करेक्ट आंसर क्या करना था? ऑप्शन बी, फ्लोराइड। अगर आपने किया है तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेस इज ए लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, लार्जेस्ट मसल के बारे में भी पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट मसल कौन सी है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अगर आपको ये ऑप्शन वहाँ पे दिया गया था तो आपको यही चूज करना था। ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये मैंने बनाए और ऐसे ही पेपर में भी बनते हैं। ओके, आपको यहाँ पे चूज करना था ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल पूछे तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं करेंगे अब, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल होती है, लार्जेस्ट मसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। मैंने आपको पहले भी बताया था जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जो भी लाइव वैक्सीन होती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो यूज़ नहीं करते हैं। और यही क्वेश्चन आपको सीएचओ के अंदर पूछा गया है, जेके के सीएचओ के अंदर पूछा गया है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, मिजल्स। जो एमएमआर वैक्सीन है वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, बीसीजी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। तो जो भी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है वो कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्यूजन इज। इल्यूजन की डेफिनेशन पूछी गई थी, हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ भी पूछा गया हो, लेकिन इल्यूजन की वहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी गई है, श्योर पूछी गई है जेके के सीएचओ के पेपर में। देखिए आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपको एक रस्सी दिखाई दे रही है रात को, आपको तो क्या दिखाई देगी, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है ऐसा एक रस्सी होती है, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके अंदर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है। नॉर्मल रस्सी पड़ी होती है और रात को आप उसे क्या समझ लेते हो? स्नेक। स्नेक आप उसे समझ लेते हो, सांप उसको समझ लेते हो। ये क्या कहलाता है? इल्यूजन। क्या कहलाता है? इल्यूजन। देखिए रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट है, रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या कर रहे हो आप? मिस इंटरप्रिटेट आप कर रहे हो। तो ये क्या कहलाती है?
इल्यूजन। अगर बात करें हैल्यूसिनेशन की, हैल्यूसिनेशन के अंदर रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी वो मिस इंटरप्रिटेट करता रहता है। जैसे वो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, वो जो साइकेट्रिक पर्सन होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, उनके अंदर हैल्यूसिनेशंस मेनली देखने को मिलता है। वो कहते हैं कभी कभार यहाँ पे भूतों की आवाज़ आ रही है, यहाँ मेरे हाथों पे पता नहीं कौन चल रहा है, मेरे पैरों पे कौन चल रहा है, ये क्या है, ये है हैल्यूसिनेशन। अगर बात करें इल्यूजन की, तो इल्यूजन में रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है और हैल्यूसिनेशन के अंदर रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट होता है। कभी कभार इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, और अगर आपने किया है आंसर बिल्कुल ये वाला, तो आपको 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल से क्वेश्चन पूछा गया है, और हमारे राजस्थान सीएचओ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमारे यहाँ पे डोज पूछी गई थी इसकी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एल्बेंडाजोल 18 साल की उम्र तक साल में कितनी बार दी जाती है। एल्बेंडाजोल जो एंटी एक यानी कि एंटी आप बोलते हो, मतलब जो कीड़ी मारने की दवा है, क्या बोलते हो आप, कीड़ी मारने की दवा। एल्बेंडाजोल क्या है, कीड़ी मारने की दवा है, जो 18 साल तक की उम्र में एक साल में कितनी बार दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, 2 बार, साल में 2 बार। कब से कब तक, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को साल में 2 बार एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाती है। तो अगर आपने किया है 2 बार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। हालांकि मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिला, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन यानी कि CCT, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ पुलिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड व्हाइल अप्लाइंग काउंटर प्रेशर टू हेल्प डिलीवर द प्लेसेंटा। हालांकि मेरे को क्वेश्चन ऐसा मिला था कि जो प्लेसेंटा को डिलीवर करते हैं उसमें क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये नाम लिखा हुआ था, CCT का नाम वहाँ पे लिखा हुआ था। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, हो सकता है वहाँ पे कॉर्ड ट्रैक्शन का नाम दिया गया हो, लेकिन आपको यही आंसर करना था। अगर आपने किया है तो आपको वहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ बर्न इंजरी नीड्स टू बी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव। ये मेरे को कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था कि एक बर्न पेशेंट का जो है पर्सन है, उसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, नर्सिंग केयर आप क्या प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रमोटिंग गैस एक्सचेंज एंड एयरवे क्लियरेंस। जो एयरवे क्लियरेंस है वो सबसे पहला फंक्शन है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, एयरवे क्लियरेंस। अगर कोई भी बर्न इंजरी का कोई पर्सन आता है, पेशेंट आता है, तो आपका सबसे पहला काम है एयरवे क्लियरेंस। एंड जो प्रमोटिंग गैस एक्सचेंज है, ये आपका पहला काम रहेगा। ओके, नेक्स्ट इनके अंदर जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं, रिस्टोरिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो भी फ्लूइड का लॉस हुआ है उसको रिस्टोर करना है, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हुए हैं उनको बैलेंस में वापस लाना है। मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर अगर वो मतलब डिक्रीज हो रखा है तो उसको मेंटेन करना है, वापस नॉर्मल में लेके आना है। मिनिमाइज पेन एंड एंजाइटी, देखिए दर्द भी होगा, अगर बर्न इंजरी हुई है तो उसको दर्द भी होगा और एंजाइटी भी होगी, तो वो भी आपको मिनिमाइज करनी है, रिड्यूस करनी है, उसकी एंजाइटी, और उसको जो पेन हो रहा है वो भी आपको कम करना है। नेक्स्ट देखिए, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। अगर जो बर्न इंजरी है उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह अराइज हो रहे हैं, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले मॉनिटर करना है और उनको मैनेज करना है। ये कुछ बर्न इंजरी वाले पेशेंट के साथ आपको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट देखिए, ऑल आर कंपोनेंट ऑफ KMC एक्सेप्ट। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन ऐसे मिला था कि KMC के कंपोनेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको मैं क्वेश्चन बना के मैंने बताया आपको कि ऑल कंपोनेंट है किसके, KMC, कंगारू मदर केयर के। कंगारू मदर केयर किसको दी जाती है, 2.5 kg से 2.5 kg से अगर बिलो वेट है बेबी का, तो उसको KMC प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑल कंपोनेंट ऑफ KMC एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सभी KMC के क्या है, कंपोनेंट। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बिल्कुल जी हाँ ये कंपोनेंट है। वेट गेन ये नहीं है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये भी इसका कंपोनेंट है। अर्ली डिस्चार्ज ये भी इसका कंपोनेंट है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंगारू पोजीशन, कंगारू पोजीशन कौन सी है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने के लिए ये पोजीशन भी दी जाती है। आपको पूछा जा सकता है KMC के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है हाइपोथर्मिया को ठीक करने के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा, कंगारू पोजीशन या फिर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। देन नेक्स्ट है कंगारू न्यूट्रिशन, कंगारू सपोर्ट एंड कंगारू डिस्चार्ज। ये क्या है, कंपोनेंट्स है। मेनली यही कंपोनेंट है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेन और इंपॉर्टेंट यही है। बाकी अलग अलग ये भी होते हैं, KMC के कंपोनेंट है। अर्ली डिस्चार्ज भी इसके अंदर आता है, लेकिन वेट गेन आपको यहाँ पे आंसर करके आना था, यानी कि ये KMC का कंपोनेंट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्रेनलिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एड्रेनलिन के बारे में मेरे को क्वेश्चन मिला था कि जो एड्रेनलिन ड्रग है वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपको, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एनाफाइलेक्टिक शॉक। और ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी एम्स की एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको आगे बताऊंगा जो एड्रेनलिन है उसकी कितनी डोज कौन से वाले पेशेंट में देते हैं, क्योंकि इसकी अलग अलग डोज आती है। आपको तो सिर्फ एक ही पता है 1:1000 यही पता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा 1:2 लाख 2 लाख तक की इसकी डोज भी चलती है, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, यहाँ पे आपको आंसर करना था एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एड्रेनलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि आईसीडीएस के लाभार्थी कौन है, ये राजस्थान सीएचओ में भी पूछा गया है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। 6 वर्ष से छोटे बच्चे आईसीडीएस के लाभार्थी होते हैं, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, जो गर्भवती एंड स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, वो भी इसके लाभार्थी है। आईसीडीएस के अंतर्गत इनको लाभ मिलता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति है यानी कि एल्डरली जो पर्सन होते हैं, उनको इसका कोई भी लाभ नहीं होता है। तो आपको ये क्वेश्चन सीएचओ राजस्थान सीएचओ में पूछा गया था, और J&K के सीएचओ में भी अभी पूछा गया है। अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन सी, अगर आपको यही ऑप्शन मिले और आपने आंसर किया ऑप्शन सी, तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पे एक और इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता देता हूँ। द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम आर चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर। ये तो मैंने बता ही दिया है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिख दिया है। जिनको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश में यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोकोनट वाटर इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर द रिहाइड्रेशन आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी और एन इलनेस सच एज डायरिया। ये क्वेश्चन मेरे को ऐसे एक मिला था कि एक डायरिया का पर्सन है, उसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, होम ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, तो कौन सा वाटर उसको पिलाओगे। तो वहाँ पे कुछ ऑरेंज जूस वगैरह, कोकोनट वाटर, क्लियर वाटर, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस मिले थे, लेकिन आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था आपको कोकोनट वाटर। जो नारियल पानी होता है वो पॉपुलरली यूज लिया जाता है रिहाइड्रेशन के लिए। और आपको पता होगा अगर डायरिया किसी पर्सन को होगा तो उसमें रिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, क्या होगा, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए आपको क्या पिलाना है, कोकोनट वाटर। अगर आपने आंसर किया है कोकोनट वाटर, तो आपको 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रीयूजेज ग्लव्स आर स्टरलाइज्ड बाई। जो ग्लव्स है उसके बारे में भी पूछा गया था कि ग्लव्स को कहाँ से स्टरलाइज यानी कौन सी टेक्निक से स्टरलाइज किया जाता है। तो आपको बता दूं, जो रीयूजेज ग्लव्स होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव के द्वारा। किसके द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 LB इसका प्रेशर होता है। आपको मैंने बता दिया है, अब आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, वैसे हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 common methods used to deliver the placenta at C सेक्शन, S का मतलब C सेक्शन, आर कोड ट्रैक्शन एंड मैनुअल रिमूवल। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो ऑलमोस्ट जो मतलब JK का CHO का पेपर हुआ है उसमें OBG सबसे ज़्यादा पूछी गई है। स्टूडेंट्स का कहना है कि OBG इस पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी गई है। देखिए 2 मेथड कौन कौन से होते हैं प्लेसेंटा को डिलीवर करने के। अगर कोल्ड जो C सेक्शन अगर किसी पर्सन का हुआ है, किसी महिला का हुआ है, अगर किसी महिला का C सेक्शन हुआ है, तो उसमें कौन से 2 मोस्ट कॉमन मेथड यूज लिए जाते हैं प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। एक होता है कॉर्ड ट्रैक्शन और एक होता है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल और कॉर्ड ट्रैक्शन दोनों काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए, ये राजस्थान CHO में भी पूछा गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 14 दिन करके आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 7 दिन भी करके आए हैं, क्योंकि आपका आंसर गलत हो गया है। ये अभी आंकड़ा चेंज हो चुका है और इसको कर दिया गया 21 दिन। अगर आपको बर्थ का पूछे या फिर डेथ रजिस्ट्रेशन पूछे तो दोनों का ही आपको आंसर क्या करना है, 21 दिन, 21 डेज का करेक्ट आंसर होगा 21 डे। अगर आपने किया है तो आपको यहाँ से भी 4 नंबर मिल जाएंगे। ये राजस्थान CHO में भी पूछा गया है। नेक्स्ट रीयूजेज ग्लव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोबारा आ गया कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, द मेन कॉज ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 इंक्लूड निमोनिया,
17%, प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशंस 15%, इंट्रापार्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस 10%, डायरिया 9% एंड मलेरिया 7%। जो अंडर 5 डेथ है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? निमोनिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेके सीएचओ के पेपर में, और निमोनिया जो है वो 17% डेथ कॉज करता है अंडर 5 चिल्ड्रंस के अंदर। तो ये भी आप याद रखना, इनकी जो परसेंटेज वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर आपको निमोनिया यहाँ पे नहीं दिया जाता है और आपको दिया जाए प्री टर्म बर्थ, तो आपका आंसर क्या होगा फिर? प्री टर्म बर्थ, क्योंकि ये सेकंड इसकी क्या है? प्रायोरिटी। देखिए आपको अलग अलग यहाँ पे परसेंटेज वगैरह दिखा रखे हैं, तो आपको ये सब कुछ याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार सीएचओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंडर 5 चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है उनकी डेथ का निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया। नेक्स्ट देखिए, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार सीएचओ 2019 के अंदर। कब पूछा गया था? 2019 के अंदर। एमसीटीएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एमसीटीएस का जो फुल फॉर्म है वो आगे भी पूछा जा सकता है। बिहार की कल एग्जाम भी है वैसे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पेपर करके आए, आपका मतलब सिलेक्शन हो जाए, यही उम्मीद हम भगवान से करते हैं। आगे देखिए, एमसीटीएस का मतलब क्या है? मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम इज ए गाइडिंग टूल टू असेस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। जो एमसीटीएस है वो क्या है? एक गाइडिंग टूल है जिससे किस किस को असेस किया जाता है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को असेस किया जाता है। MCTS is a centralized web-based application that helps tracks beneficiaries, pregnant women and children up to 5 years of age and monitor the maternal and child health services। ये यहाँ पे सर्विस डिलीवरी, यहाँ पे जो MCTS है वो क्या है? एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिससे क्या क्या मतलब मॉनिटर किया जाता है। कौन सी जो हेल्थ सर्विस है जो मॉनिटर की जाती है? जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है और जो चिल्ड्रंस होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं जो 5 साल से ऊपर के होते हैं, उनकी जो भी हेल्थ सर्विसेज होती है, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज होती है और जो मैटरनल हेल्थ सर्विसेज होती है, उनको मॉनिटर किया जाता है MCTS के द्वारा। MCTS एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टोटल मैंने आपको 38 क्वेश्चन बताएं, तो मैंने आपको बताया था आंकड़ा लगभग 40 क्वेश्चन के समथिंग है। तो अब तो यहाँ पे क्या हो गया? द एंड हो चुका है। तो अब हम फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे, और हो सकता है आपको बिहार सीएचओ का जो एग्जाम, जो बिहार सीएचओ का पेपर है वो बहुत जल्द आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और ऐसे ही लेटेस्ट जो भी पेपर होते हैं वो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फ्रेंड्स, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा नर्सिंग चैलेंजर्स हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आपको ऐड हो जाना है और इसकी पीडीएफ ले लेनी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी जम्मू कश्मीर J&K के सीएचओ का पेपर के बारे में पता चल सके। हालांकि इसमें जो ओबीजी है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा पूछी गई थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरे को 40 क्वेश्चन मिले, और इसका जो कंप्लीट पेपर जब भी मिलेगा तो आपको कंप्लीट पेपर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।